दोस्तों, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, रिकॉर्ड रिजर्व इन आरबीआई, हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व, गवर्नमेंट, ये सब तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हकीकत है जो हर वक्त छुपाने की कोशिश किया जाता है। हकीकत ये है कि 75 साल की इंडिपेंडेंस के बाद भी एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर पाया जहां देश की ह्यूमन रिसोर्स को देश से बाहर जाने से रोका जा सके। डेवलपमेंट की स्टैटिस्टिक्स में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्रिजर्व के बारे में सरकार चुप्पी साध लेते हैं। ब्रेन ड्रेन ये एक ऐसा प्रॉब्लम है इंडिया की जिसकी सोल्यूशन करने के लिए सभी तो कहते हैं, बट एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है या एग्जीक्यूशन करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इसलिए हर साल हजारों लाखों स्टूडेंट इंडिया से बाहर जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से 2017 से 2022 तक 30 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड गए थे। 2013 में 13,18,955 स्टूडेंट्स और 2024 में 13,35,878 स्टूडेंट्स स्टडी के लिए अब्रॉड गए हुए हैं। इसमें कितने वापस आने वाले हैं ये देखने वाली बात होंगी। इसका रीजन क्या है आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी जो अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया ओरिजिन है, वहां एक बार आप नजर डालोगे तो आपको देखने को मिलेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट में ऐसा लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन है या इंडिया की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट लाइक IIM, IIT से पास्ड आउट है। यूनिवर्सिटी के मामले में तो हमारा देश वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी में शामिल होते हैं, बट क्वालिटी एजुकेशन में वर्ल्ड के 100 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगा। सरकार को ये सब के बारे में सब कुछ पता है, बट स्टेप क्या लिया है क्वेश्चन यही है। क्यों सरकार ब्रेन ड्रेन को रोकने में नाकाम हो चुका है? इसके पीछे क्या क्या मेन रीजन है और ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप उठाया जा सकता है सरकार के द्वारा? चलिए आज इस वीडियो के जरिए डिटेल्स में समझते हैं। दुनिया में लगभग 25,000 यूनिवर्सिटीज है। उसमें से जुलाई 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 5,350 यूनिवर्सिटीज है। ये अलग अलग कैटेगरी की है, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसमें 3 यूनिवर्सिटी जो नाम से ही समझ में आता है, बट डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी DHE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा ग्रांट किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। UGC इसे एडवाइस करते हैं। यहाँ कोर्स सिलेक्शन, एडमिशन प्रोसेस, एग्जाम कंडक्ट यूनिवर्सिटी अपने मर्जी से कर सकते हैं ऑटोनोमसली। डिग्री भी दे सकते हैं स्टूडेंट को। चाइना में 2495 यूनिवर्सिटीज, USA में 3180 यूनिवर्सिटीज, UK में 337, यूक्रेन में 300, रशिया में 110 यूनिवर्सिटीज हैं। 1950 में इंडिया में 25 यूनिवर्सिटीज थी, जो आज बढ़ के 5,350 हो चुका है, जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट में काउंट किया जाता है। इतने यूनिवर्सिटी होने के बाद भी स्टूडेंट को क्यों जाना पड़ रहा है यूक्रेन, रशिया, कनाडा, USA और UK में? देश में अमृतकाल चल रहा है और स्टूडेंट हायर एजुकेशन और एस्टेब्लिश होने के लिए बाहर जाने को मजबूर है। क्यों? दुनिया की टोटल यूनिवर्सिटी के 20% मतलब 5,350 यूनिवर्सिटी इंडिया में ही है, पर इसमें से एक भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के टॉप 100 में नहीं आते। सत्य नडेला, पराग अग्रवाल, सुंदर पिचाई ये भारत के ओरिजिन, साथ ही साथ भारत के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई करके दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी में CEO बन चुके हैं। इन लोगों को देखकर ही आज के जनरेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को करियर के रूप में चुन रहे हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होंगे कि एस्पायरिंग माइंड सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की 95% इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब के लिए भी लायक नहीं है। ओनली 1.4% इंजीनियर्स फंक्शनली करेक्ट एंड एफिशिएंट कोड लिख सकता है। 4.77% स्टूडेंट एक प्रोग्राम के लिए सही लॉजिक लिख सकता है। इसे ऐसा प्रतीत होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज बस डिग्रियां ही छाप रहे हैं। भारत के अंदर प्रेस्टिजियस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए टफ कंपटीशन होता है स्टूडेंट्स के बीच में। 23 IIT और 21 IIM मिलकर कुल मिला के 22,000 सीट है और इसके लिए हर साल 4 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। 4 लाख एस्पिरेंट और सीट 22,000, मतलब 5% लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। बाकी 95% का क्या? टोटल मेडिकल सीट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन इंडिया इज 1,06,333। मेडिकल सीट के लिए जो नीट एग्जाम होता है इस बार 2024 में 23,33,237 स्टूडेंट ने अपियर किया है। जितना अपियर हुआ है उसमें से 4% लोगों को ही जगह मिलेगा मेडिकल कॉलेज में। ऊपर से इस बार करेक्शन के बाद 17 स्टूडेंट को 100% मार्क मिला, मतलब 17 टॉपर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से कट ऑफ मार्क 98 चल के 100% है, मतलब 90% जिन्हें मिला हुआ है उनको भी कोई पूछ नहीं रहे हैं। 100 लोग अपियर होते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में मात्र उसमें से 4 और 5 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। 95% या तो प्राइवेट या दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज,
नहीं तो देश से बाहर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए मजबूर है। हायर एजुकेशन बाहर विदेशों की तुलना में इंडिया में ज्यादा कॉस्टली है। नीट एग्जाम के बाद जो भी 96% स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होता है, उन लोगों के लिए इंडिया में कोई काम रह नहीं जाता। यहाँ प्राइवेट कॉलेज में MBBS कोर्स की कुल मिला के फीस है 1 करोड़ से भी ज्यादा, जो आम पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट वही MBBS आप बाहर जैसे यूक्रेन और रशिया से करना चाहोगे तो 15 से 20 लाख रुपए में हो सकता है। बांग्लादेश जैसे देश में इंडियन स्टूडेंट के लिए MBBS फीस है 25 से 30 लाख रुपए। ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं चाहते कि हायर एजुकेशन सस्ते हो, नहीं तो IIT में बीटेक का जो एनुअल फीस है वो 50,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए नहीं करते। पेपर लीक एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को इंडिया में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें दिलचस्पी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। 2024 में नीट एग्जाम में गड़बड़ी की वजह से 67 टॉपर बन गए थे। एक ही सेंटर से 4-5 टॉपर बन गए थे। इतने टॉपर बने कि टॉपर को भी एम्स में सीट मिलना मुश्किल हो गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ और कुछ लोगों को ग्रेस मार्क जो पहले दिया गया था किसी रीजन की वजह से, उसे डिडक्ट किया गया। नई तरह से कुछ लोगों के एग्जाम कराया गया, जिसकी वजह से बाद में टॉपर 67 से 17 तक पहुंच गए। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश के एक ऐसा घोटाला है जहां हर सस्पेक्ट की मौत हो चुका है। ये सब रीजन है जिसकी वजह से पेरेंट्स और एस्पिरेंट्स के ट्रस्ट नहीं रह गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देश के माहौल बहुत अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी पॉलिटिक्स को जबरन एंट्री करा रहे हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं राजनीतिक अड्डा बन चुका है। JNU को राइट विंग के लोग लेफ्टिस्ट का अड्डा बताते हैं। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जो पॉइजन देश के लोगों के साथ साथ स्टूडेंट के दिमाग में भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। इसे छुटकारा पाने के लिए भी कुछ स्टूडेंट बाहर एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिल्कुल है, बट एक लिमिट तक है। USA में व्हाइट और ब्लैक के बीच रेसिस्ट वॉर है। बाहर के देश में भी इंडिया को रेसिज्म फेस करना पड़ता है, लेकिन करप्शन लेवल कम होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रिक्टनेस की वजह से काफी हद तक ये कंट्रोल है। बट इंडिया में तो कम्युनलिज्म, कास्टिज्म ही पॉलिटिक्स के बेसिक चैप्टर है। कास्टिज्म भारत में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैटर ऑफ पॉलिटिक्स बनकर रह गया है। खुल के कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एग्जाम में जब ऐसा स्टूडेंट आगे बढ़ जाता है या कॉलेज में सीट मिल जाता है जिसका क्वालिफाइंग मार्क जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से कम थे, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ये सोच में पड़ जाते हैं कि पढ़ाई के जरिए कुछ हासिल करना इंडिया में मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई के बाद नौकरी में भी रिजर्वेशन है। भले ही रिजर्वेशन की रूट कॉज अलग है, उसको समझने से ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया की बाहर ही कुछ किया जाए। रिजर्वेशन की वजह से भारत में टैलेंट की कमी आ गई है, ऐसा कोई पुख्ता रिसर्च नहीं है। बट सुपरफिशियली देखोगे तो एक अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एक चैलेंज तो है। बट हमें ये भी समझना होगा कास्ट रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब और वेलफेयर स्कीम्स के लिए है, जो एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में होता है टोटल वर्कफोर्स की तुलना में। सैलरी या पर्क एक ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट है जिसकी वजह से स्टूडेंट चाहते हैं कि विदेश में जॉब या सेटल होने की। 2022 के हिसाब से एक IT प्रोफेशनल यूके में एवरेज $1,64,000 कमाते हैं, मतलब इंडिया के रुपीस के हिसाब से 1.36 करोड़। वहीं इंडिया में एक IT प्रोफेशनल एवरेज कमाते हैं 5,50,000। मतलब इंडिया की तुलना में परचेसिंग पावर पैरिटी से भी आप कंपेयर कर लोगे तो USA की एक IT प्रोफेशनल इंडिया की एक IT प्रोफेशनल से 4 से 5 गुना कमाते हैं। USA के प्रोफेसर इंडिया के प्रोफेसर से 2 से 3 गुना कमाते हैं और एक डॉक्टर 4 से 5 गुना ज्यादा कमाते हैं। ऊपर से USA गवर्नमेंट एक व्यक्ति के ऊपर $8,500 खर्चा करता है प्रति वर्ष, वही इंडिया में $40 खर्चा किया जाता है प्रति वर्ष। यही सब रीजन की वजह से इंडियन स्टूडेंट बाहर सेटल होना चाहते हैं। USA और UK में एजुकेशन बजट टोटल GDP के 5.4% है और वही इंडिया के 4% है। ज़्यादा डिफरेंस देखने में तो नहीं है, बट GDP और पॉपुलेशन के हिसाब से ये डिफरेंस लगभग 25 गुना है। मतलब इंडिया में एक इंसान के ऊपर एजुकेशन में जितना खर्चा होता है, USA में उसे 25 गुना ज़्यादा खर्चा किया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया में जो खर्चा किया जाता है वो GDP के 0.7% है, बट बाकी दुनिया की एवरेज एक्सपेंडिचर है 1.8% ऑफ GDP, लगभग 3 गुना कम दूसरे देशों से। इससे कोई नया संभावना ढूंढना मुश्किल हो जाता है इंडिया में। बाहर देशों में टैक्स के रिटर्न में आपको क्वालिटी एजुकेशन देखने को मिलता है। किंडरगार्टन से लेकर हायर स्कूल तक क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन इंडिया में मुश्किल से गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। वही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो आपको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है, जहां हाई फीस डिमांड किया जाता है। एक किंडरगार्टन स्टूडेंट के लिए पेरेंट्स को 2 से 4 लाख रुपए हर साल खर्चा करना पड़ता है इंडिया में।
यूएस की टॉप मोस्ट कंपनी में भारत के ही लोग टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई कर बैठे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ, शांतनु नारायण एबोर्ड के सीईओ एंड अरविंद कृष्णा IBM के सीईओ, अमरपाल भूटानी GoDaddy के सीईओ और अजय बांगरा मास्टर कार्ड के सीईओ। और भी बहुत नाम है। यहाँ इंडियन स्टूडेंट को लगता है कि इंडिया में मेहनत के हिसाब से नेम और फेम नहीं है। इंडिया में जितना कंपनी है उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट फैमिली के लोगों से भरा हुआ है। कंपनी के नाम भी फाउंडर के नाम और सरनेम से ही है, लाइक अंबानी, अडानी, टाटा, बाजाज, बिरला, गोदरेज, जिंदल, ओबरॉय और बहुत। आपने हार्डली सुना होगा कोई भी इंडियन कंपनी के सीईओ बाहर देशों से है। गुंटर बुचेक टाटा मोटर्स के सीईओ थे। ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलेगा इंडिया में। यहाँ इंडिया में किसी कंपनी की सीईओ बनने के लिए सबसे पहले उस कंपनी की फैमिली ट्री से ही कंपटीशन करना होगा। इंडिया में सीईओ वही बनता है या तो वो फाउंडर की फैमिली मेंबर हो या तो किसी की रेफरेंस हो। यहाँ बिजनेस में भी नेपोटिज्म चल रहा है, तो स्टूडेंट को लगता है कि नेम और फेम चाहिए तो इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। आज सुंदर पिचाई इंडियन कंपनी में हुआ होता तो आज के सुंदर पिचाई नहीं बन पाते। इंडिया भले ही रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तब भी यहाँ के लोगों के दिमाग में यही है, अरे ये तो साउथ इंडिया से, ये तो नॉर्थ इंडिया से है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है। कास्टिज्म के नाम पे क्रिटिसिज्म झेलना तो पड़ता ही है। इसके अलावा भी जोन के हिसाब से भी रीजनलिज्म क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अभी भी कुछ नॉर्थ इंडिया के लोग भारत के लोग समझते ही नहीं। कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न के लोग चाइनीज है, चिंकी है। कोविड-19 के बाद नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोरोना वायरस बुलाने लगा था। बात नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ही नहीं है, बिहार के लोगों को भी डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। मुंबई जैसे शहर में बिहार के लोगों को भी डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है मराठी मानुष के ठेका कुछ पॉलिटिशियन लेके बैठे हुए हैं, बस पॉलिटिक्स करना है रीजन के हिसाब से। नीतीश कुमार ने बिहार वर्सेस बाहर की नारा दिया था 2015 बिहार के जनरल इलेक्शन में। बाहर कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म है नहीं, लोग ओपन एक्सेप्टेड है, ओपन माइंडेड है, तो ग्रो करने के लिए मौका मिल जाता है। ना इंडिया जैसे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है हर चीजों में, ना बहुत जल्दी ही भावनाओं की आहत होते हैं लोगों की। बिजनेस करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है इंडिया में। कॉर्पोरेट की जो इकोसिस्टम है वो भी बिजनेस ओरिएंटेड है ही नहीं। 2023 में 6,300 मिलियनरी इंडिया छोड़ के दूसरे देश के सिटीजनशिप ले चुके हैं। इन जैसे लोगों को HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहा जाता है। हर HNI की नेटवर्थ होता है मिनिमम $10 लाख मतलब 8.5 करोड़। कुल मिला के देखोगे तो इंडिया से लगभग 50,000 करोड़ नेटवर्थ बाहर जा चुका है। ये इसीलिए हो रहा है कि जो एनवायरमेंट बन चुका है इस सरकार के राज में वो बहुत ही टॉक्सिक लेवल का हो चुका है। ये वही लोग हैं जो लेजिटिमेटली टैक्स पे करते थे, लेकिन सरकार को ये लोग इंडिया से बाहर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार को पता है डेफिसिट टैक्स को आम जनता के ऊपर डबल टैक्स लगाकर हासिल किया जा सकता है। मतलब मरना तो गरीब और मिडिल क्लास को ही है। 2024 में द हेनली वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 4,300 इंडियन HNI इंडियन छोड़कर जा सकते हैं। पॉलिटिशियन कहते हैं कि इंडिया जल्द ही 5th से 3rd वर्ल्ड इकोनॉमी बनने वाले हैं। फिर भी HNI इंडिया को क्यों छोड़ना चाहते हैं? टैक्स के अगेंस्ट में हमें क्या मिलता है? 0 बटा सन्नाटा। बाहर के देशों में टैक्स के अगेंस्ट में प्रॉपर सर्विस मिलता है, यहाँ रास्ते पे गड्ढा या गड्ढे पे रास्ता है, ये समझना मुश्किल है। टैक्स के बदले में गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड फैसिलिटीज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत नाजुक है। कोई भी सक्षम पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जाए, हेल्थ इशू के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए। गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी अंडर स्टैंडर्ड है। अभी भी इंडिया में ऐसा गांव आपको मिल जाएंगे जहां 10 से 12 घंटे की पावर कट होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बुरी हालत है। इस सिचुएशन में जो गरीब है, कमजोर है, वो देश से भागकर कैसे जाएंगे? बट जो मिलियनरी है, अमीर है, उन लोगों के पास तो जरिया है, पैसा है, तो आसानी से कोई भी कंट्री के सिटीजनशिप मिल जाता है। इंडिया में कैपिटलिज्म स्टार्ट हो चुका है। कैपिटलिज्म की वजह से छोटे बिजनेसमैन बिजनेस रन नहीं कर पा रहे हैं। एयरपोर्ट किसके पास है, पोर्ट किसके पास है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, ये सब आप बारीकी से देखोगे तो आपको पता चलेगा गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट की कठपुतली बन चुके हैं। ये कैपिटलिस्ट आम लोगों से IPO के जरिए मार्केट से पैसा उठाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता रह नहीं जाता इन्वेस्टमेंट की, ऐसे पूंजीपतियों के अलावा। वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बिजनेस ओनर के पास कोई ज्यादा कैपिटल नहीं होता, जिसकी वजह से बड़े कंपनी से कंपटीशन कर नहीं पाते और फिर अपना वेंचर को ही क्लोज करना पड़ता है। मुकेश अंबानी की जियो जब पहली बार आए थे
तब सब कुछ फ्री था। एयरसेल आइडिया जैसे छोटे प्लेयर के लिए ऐसा ऑफर देना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से ये छोटे प्लेयर मार्केट से गायब हो चुका था। लेकिन आज देखो सब उल्टा है। जियो के रिसर्च टैरिफ सबसे महंगा है। रिलायंस के ऊपर कर्जे का पहाड़ देखो। क्या आम छोटे इंडस्ट्री को इतनी रकम मिल सकता है कर्जे में? फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट सोचता है एजुकेशन के बाद एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बट सिचुएशन को देख के सोचता है कि इट्स बेटर टू मूव ओवरसीज देन टेकिंग सो मच रिस्क इन इंडिया। ऊपर से बड़े बड़े शहर में पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ रहा है जो लाइफ थ्रेटनिंग है। अक्टूबर नवंबर महीने में दिल्ली गैस चैम्बर बन जाते हैं। ये सब रीजन की वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकॉन को दबा के ऑल सिलेक्ट करना ना भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।